यूएस के साथ अगर अपना ट्रेड डील कोई नहीं होता है तो अपने जीडीपी में कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, शायद 0.6% के आसपास इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसा कि अभी अभी मॉर्गन स्टैनली ने भी बोला है। हाँ, जॉब कट हो सकते हैं बहुत सारे, ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास जॉब तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से जा सकते हैं। बट आई वुड से कि ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम एंटी ट्रम्प हो जाते हैं, जिस टाइप का कि टोन आजकल हमारे मीडिया चला रहा है, अगर हम एंटी ट्रम्प हो जाते हैं तो अपने इकोनॉमी में काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। यू कांट जस्ट गेट अवे बाय सेइंग दैट ही इज अ बिग बुली जस्ट बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट एज वेल एंड ही हैज द पावर टू हार्म समबडी। तो अगर हम एंटी ट्रम्प होते हैं या फिर ट्रम्प से हमारा रिश्ता खराब होता है या फिर यूएस इंडिया का जो इकोनॉमिक टाइज है उसमें कोई दरार आती है, तो ट्रम्प हमारे ऊपर भी उसी टाइप के एक्शन लेने की कोशिश करेगा। क्या एक्शन हो सकते हैं? जैसे कि नॉन ट्रेड में भी एक सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है कि रेमिटेंस पे टैरिफ लगा देना। व्हाट इफ ही इंपोजेस 50% टैरिफ ऑन रेमिटेंस, मतलब जो पैसा यूएस में रहने वाले एनआरआईज इंडिया में भेजते हैं, दे सेंड नियरली 20-25 बिलियन डॉलर अ ईयर। 25 बिलियन डॉलर तो ऑलमोस्ट अपने फार्मा इंडस्ट्री का यूएस में एक्सपोर्ट होता है। और फार्मा इंडस्ट्री में जो ये 25 बिलियन आता है वो पूरा का पूरा इंडिया में नहीं आएगा, राइट? क्योंकि फार्मा हो सकता है कि पीछे से चाइना से कोई एक एपीआई इंपोर्ट करे, यहाँ पे उसको फॉर्मुलेट करे और फिर आगे बेचे, तो मतलब कुछ खर्चा भी हो गया इसमें। जबकि रेमिटेंस में वो नहीं है। रेमिटेंस में जो पैसा आता है वो एकदम रॉ पैसा आता है। सो रेमिटेंस पे टैरिफ लगाना विल हिट अस रियली वेरी हार्ड। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि शायद सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज एफडीआई। लास्ट 3 साल में यूएस से ऑलमोस्ट 60 बिलियन का एफडीआई आया है। सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है, लेकिन उन कंपनीज के पीछे भी घूम फिर के यूएस ही होता है। एंड वी नीड एफडीआई वेरी बैडली। वी आर ए कैपिटल डिप्राइव्ड कंट्री। अपने पास इन्वेस्टमेंट के लिए ही पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास टैलेंट की कमी है, और मैं बस बताने के लिए नहीं बता रहा हूं। आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ अमेरिकन पार्टनर्स, लॉट ऑफ अमेरिकन कंपनीज फॉर मेनी ईयर्स, और आई कैन टेल यू दैट an average American's IQ is not similar to an average Indian's IQ। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि सारे इनोवेशन उधर ही होते हैं, अपने इधर नहीं होते? ये अपना जेट इंजन कब से बनने की कोशिश कर रहे हैं बट अपन अभी भी नहीं बना पा रहे। क्यों होता है ऐसा? कैपिटल। ये आपने सुना ही होगा कि कैपिटल की वजह से, लेकिन हाउ डज कैपिटल इंपैक्ट द इनोवेशन? दैट इज बिकॉज इनोवेशन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ नॉलेज। एक ऐसा नॉलेज जो कि अपने को पता नहीं था और अपने को नए सिरे से पता चलेगा। और नया नॉलेज क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि यू रन वन आइटरेशन आफ्टर अनदर एंड यू डू ट्रायल एंड फेलियर। दैट इज द ओनली वे ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो अगर कॉम्प्लेक्स चीज बनाना है तो मतलब आइटरेशंस बहुत सारे रन करने पड़ेंगे। iterations, sub iterations, after that another iteration, and every iteration costs you money because every iteration is a failure। हर फेलियर से ही हम वन स्टेप क्लोजर जाते हैं एक नए नॉलेज के, कि भाई हाँ ठीक है, अरे ये वाला चेक करता हूँ यार, ये काम नहीं कर रहा है, ओके फाइन, दिस इज बैड, ओके अनदर, एक कुछ और चीज दिमाग में आया, फिर उसको ट्राई किया, वो नहीं काम किया, उसको हटाया, एक और चीज हमने सोचा, फिर वो काम नहीं किया, उसको हटाया। दैट इज हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड। दैट इज हाउ वी रन आइटरेशंस इन ऑल फील्ड्स, बी इट फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, एनीवेयर एल्स। एंड बिकॉज ईच आइटरेशन कॉस्ट्स अस मनी, so the more complex the knowledge is, the more iteration it will take, the more money it will require। and आज के डेट में अपने को मनी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि AI का डिसरप्शन आ रहा है। AI जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इन द नियर फ्यूचर ऐसा होगा कि कोई भी काम जो कि किसी को ट्रेन करके करवाया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल ह्यूमन को आज के डेट में जिसको ट्रेन करके एक अगर काम कराया जा सकता है, तो वो काम इवेंचुअली AI ले लेगा। ये मैं सिर्फ फिलहाल डेस्क जॉब के बारे में बात कर रहा हूं, जो फिजिकल मूवमेंट भी जिसमें चाहिए होता है, उस टाइप के जॉब के लिए फिलहाल तो नहीं बोल रहा। एनीवे, बट दिस इज वेरी सिमिलर टू द कंप्यूटर इनोवेशन। जब कंप्यूटर और इंटरनेट आया था तब जैसे दुनिया में एक डिसरप्शन आ गया था, फिर नए टाइप के जॉब क्रिएट हुए थे। एट दैट पॉइंट प्रोबब्ली वी डिडंट नो कि किस टाइप के जॉब होगा, बट वो इवेंचुअली इवॉल्व हुआ। सिमिलरली अभी भी हम उसी टाइप के ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं और नए जॉब्स क्रिएट होंगे आगे चल के, जो कि मोस्टली क्रिएटिव जॉब्स होंगे। तो भाई क्रिएटिव वर्ल्ड मतलब उसमें फंडिंग की ज्यादा जरूरत होगी। अपने को अभी अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करना है, उसमें भी कैपिटल की जरूरत है। एंड क्योंकि ये जो नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज है ना, अगर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप होता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ आइटरेशन कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो पहले ही बता देंगे, अरे यार ये 5 रास्ता मत ले यार, उससे तो नहीं होगा, ये 3 रास्ते में देख ले। बिकॉज टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हुआ है और जिनके साथ हो रहा है उनको ऑलरेडी एक सर्टेन चीज पता है, राइट? सो द स्कोप श्रिंक्स, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ आइटरेशन श्रिंक्स, that's why the capital required shrinks। so
बोथ इधर अपने को टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की जरूरत होगी या फिर अपने को मैसिव कैपिटल की जरूरत होती है अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकली अपने को आगे बढ़ना है, कोई भी इनोवेशन करना है। तो अगर हम एंटी यूएस हो जाते हैं तो फिर हमें ये टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल कहां से मिलेगी? अब आप इसमें दो चीज बोल सकते हो। एक आप ये बोलोगे कि यार ये जो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है अपने को या फिर जो कैपिटल चाहिए होगा वो हम किसी और कंट्री के साथ पार्टनरशिप करके ले लेंगे, जैसे कि यूरोप के साथ करके ले लेंगे या चाइना के साथ करके ले लेंगे, जापान के साथ करके ले लेंगे। लेकिन कोई भी और कंट्री के पास इतना ज्यादा पैसा ही नहीं है। यूएस का मेन पावर क्या है कि वो अपने फ्यूचर से बोरो कर सकता है, वो मैसिव अमाउंट बोरो करता है जो कि कोई और कंट्री इतनी आसानी से नहीं कर पाता। इसलिए यूएस के पास हमेशा ही सरप्लस ऑफ फंड इतना ज्यादा होता है। डेट का पैसा है नो, बट है उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो पैसा फ्यूचर से उठा सके, एंड दैट इज हाउ ही वाज फंडिंग ऑल दीज कंट्रीज। और आज के बदलते दुनिया में मतलब ये जो प्रोटेक्शनिस्ट टाइप का एक एनवायरनमेंट बन रखा है, वहां पे कंट्रीज अगर अपने फ्यूचर से पैसा उठाते हैं भी तब भी वो खुद को ही फंड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ऐसा नहीं कि बाहर अपना पैसा नहीं डालेंगे, बट ज्यादातर पैसा खुद के अंदर ही जाएगा। वैसे यूएस का भी ज्यादातर पैसा खुद के अंदर ही जाता है, लेकिन उसका बोरोड मनी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो बाहर तक स्पिल ओवर हो जाता है। और दूसरा शायद आप ये बोलोगे कि नहीं, यूएस अपने साथ इतना बड़ा नाइंसाफी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास भी एक लेवरेज है। हम यूएस को फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस का टोटल फार्मास्यूटिकल का ऑलमोस्ट 50% इंडिया से जाता है। लेकिन फार्मा के साथ हम वो गेम नहीं खेल सकते जैसा कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट के साथ खेला। दैट इज बिकॉज हम जो फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रिडोमिनेटली जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स मतलब ऐसे दवाइयाँ जिनका के वो जो आईपी का 20 ईयर्स का एक पीरियड होता है वो एक्सपायर कर चुका है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप की दवाइयाँ बनाते हैं। सो यूएस कैन ईजिली गेट दोज फ्रॉम डिफरेंट अदर सोर्सेस। जबकि रेयर अर्थ के केस में क्या हुआ था, चाइना अकेला ही था जो भी था, 90-95% चाइना खुद बनाता था। तो इस वजह से चाइना उसको एज ए लेवरेज यूज कर पा रहा था। फार्मास्यूटिकल को शायद हम एज ए लेवरेज नहीं यूज कर पाएंगे। एनीवे, तो अल्टीमेटली समरी तो यही है कि वी आर अ कैपिटल डिप्राइव्ड कंट्री। और आज के डेट में जिस टाइप के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए कैपिटल की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आवर कैपिटल फ्लोज, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू फिगर आउट अ डिप्लोमेटिकल सोल्यूशन। नॉट फॉर द ट्रेड, इट्स फाइन इफ वी डोंट डू ए ट्रेड डील, बट रिलेशनशिप नहीं खराब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैड बुक में आ गए। है बंदा इगोइस्टिक, बट क्या कर सकते हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एट द मोमेंट एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एज आई सेड। सो द डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। वी हैव टू बी गुड एट डिप्लोमेसी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सेल्फ रेस्पेक्ट और एनीथिंग। दैट इज द कोर पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी, राइट? कि भाई हमें ना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खोना है और ना हमें किसी के साथ दुश्मनी लेनी है, हमें बेसिकली अकड़ना नहीं है। So that is what I tried to say. Thank you for watching. See you in the next video.